चलिए स्वागत है आप लोगों को स्टडी फॉर यू में। आप लोग देखेंगे सबसे पहले आज का जो क्लास होगा हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी, यानी ज्योग्राफी का क्लास ऐसे शुरू हो जाएगा। तो ज्योग्राफी का जो शुरुआत होगा ना, ज्योग्राफी हम लोग क्या पढ़ेंगे, ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में हम लोग पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे खास करके। तो पृथ्वी जो होता है ना, पृथ्वी क्या है, पृथ्वी जो है वो जियोड होते हैं। क्या होते हैं, जियोड। जियोड का मतलब टेढ़ा मेढ़ा होता है, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा होता है पृथ्वी, तो इसको कहते हैं जियोड। यही जियोड से बना है जियोग्राफी। तो याद रखेंगे, जैसे मान लीजिए कि कोई कहेगा पृथ्वी कैसा है, तो गोल नहीं है, ये इस तरह से कहीं कहीं धंसा है, कहीं कहीं उठा हुआ है। जैसे मान लीजिए हमारा जो फेस है, फेस को हम गोल नहीं कर सकते हैं। देखिए तो फेस जो है इसमें क्या है, कहीं पर आंख धंसा है, नाक देखिए तो उठा हुआ है, इधर देखिए तो उठा हुआ है, कहीं धंसा हुआ है, ऊपर से इधर काला काला बाल हो गया है। तो इस तरह से पृथ्वी भी है, कहीं घास का मैदान है, तो कहीं पर पर्वत है, पहाड़ निकला उठा हुआ है, कहीं प्रशांत महासागर धंसा हुआ है। इस तरह से पृथ्वी का बनावट है, इसलिए इसको हम लोग जियोड कहते हैं और इसी शब्द से बना है जियोग्राफी। तो जियोग्राफी का पहले तो शब्द समझ गए कि कहाँ से आया है। तो चलिए अब जियोग्राफी के अंतर्गत बहुत सारे चीज़ों को हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि हम जियोग्राफी का शुरुआत करें कहाँ से। तो ये कई तरह के होते हैं जियोग्राफी में। तो हम लोग शुरुआत करेंगे, सबसे पहला चीज़ जो पढ़ेंगे ना वो होगा एस्ट्रोनॉमी। क्या होगा, एस्ट्रोनॉमी। तो चलिए एस्ट्रोनॉमी पढ़ेंगे। सबसे पहला क्या पढ़ेंगे, एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी जो होता है ना, इसमें हम लोग सबसे पहले ये जान लेंगे कि पृथ्वी की जो उत्पत्ति हुआ है, कैसे हुआ है, पृथ्वी की उत्पत्ति का सिद्धांत जान लेंगे। तो सबसे पहले तो यही जानना होगा कि पृथ्वी का उत्पत्ति हुआ कैसे। तो चलिए, तो हम लोग एस्ट्रोनॉमी पढ़ेंगे, तो इसमें पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में जानकारी मिल जाएगा। उसके बाद क्या पढ़ना है, तो उसके बाद हम पढ़ेंगे जियोलॉजी। कौन चीज, जियोलॉजी। ये जूलॉजी नहीं है, जियोलॉजी है। जूलॉजी अलग होता है, वो साइंस में चल जाएंगे। जियोलॉजी, जियोलॉजी का मतलब होता है भूगर्भ। ठीक है, भूगर्भ विज्ञान को हम लोग अभी पढ़ेंगे। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टोपोलॉजी, टोपोग्राफी, टोपोग्राफी। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी, जियोलॉजी, टोपोलॉजी। अब हम ये तीन चीज पढ़ लेंगे, तब पढ़ेंगे हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, और तब पढ़ेंगे हम लोग इंडियन ज्योग्राफी। ठीक है, वर्ल्ड के बाद ये दोनों ज्योग्राफी के अंतर्गत आएगा। ठीक है, ये हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। तो ज्योग्राफी में हम लोग वर्ल्ड और पहले तो पूरा दुनिया के लिए पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग आएंगे भारतीय पर। ठीक है, तो सबसे पहले एस्ट्रोनॉमी को हम पढ़ेंगे। तो एस्ट्रोनॉमी क्या होता है, अंतरिक्ष का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, एस्ट्रोनॉमी। अब ये अंतरिक्ष क्या होते हैं, तो अंतरिक्ष मतलब खुली आंखों से ऊपर की ओर देखिए, जितना भी चीज दिखता है सब सब क्या है, अंतरिक्ष है। यानी अंतरिक्ष को कहेंगे ब्रह्मांड में दिखने वाले समस्त आकाशीय पिंड को हम लोग क्या कहते हैं, अंतरिक्ष कहते हैं। ब्रह्मांड में दिखने वाले समस्त आकाशीय पिंड को हम लोग क्या कहते हैं, तो अंतरिक्ष कहते हैं। और इसी का अध्ययन क्या कहलाएगा, एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, अब इस आकाशीय पिंड हम किसका हम लोग करेंगे अध्ययन, इसमें हम तारों का अध्ययन करते हैं, तारा का अध्ययन। तो तारा का अध्ययन करेंगे। तो तारा का अध्ययन करना क्या होता है, तारा होता क्या है। तो अभी आप रात में देखिए, खुली आंखों से आसमान में देखिए, सिर्फ तारा ही तारा दिखेगा। तो ये तारा होता क्या है, तो तारा होता है जिसके पास अपना प्रकाश और ऊष्मा हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तारा कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसी का अध्ययन करेंगे कि तारा आखिर होता क्या है। तो तारा जिसके पास अपना प्रकाश और ऊष्मा होता है, उसी को हम लोग तारा कहते हैं। जैसे पृथ्वी के पास अपना आकाश और ऊष्मा है तो नहीं है, चंद्रमा के पास नहीं है, तो जिसके पास भी ये है उसी को हम लोग तारा कहते हैं। जिसमें हम लोग सूर्य को देख रहे हैं, सूर्य क्या है, सूर्य भी एक प्रकार का तारा है। असंख्य तार है, तारा की संख्या अगर कोई पूछे तो 100 अरब गुने 100 अरब से जब गुना कीजिएगा इतना तारा है, इसको कोई गिन नहीं सकता है। इसी में सबसे नजदीक का जो तारा है ना, उसको हम लोग कहते हैं सूर्य, और इसी का प्रकाश पृथ्वी तक आता है। जैसे मान लीजिए कि भारत की जनसंख्या भी 140 करोड़ है 140 करोड़। इस 140 करोड़ में कोई ना कोई आपका करीबी है, सबसे करीबी, उसका कुछ ना कुछ मासा मासी नाम दे देते हैं। उसी तरह से समझ लीजिए यहाँ पे कि असंख्य तारों में से जो सबसे नजदीक है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सूर्य। तो सूर्य हम लोग नाम दिए, वो भी क्या है, तारा है। तो अब चलिए हम लोग तारा के बारे में अध्ययन करते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे तारा के बारे में। सबसे पहले देखेंगे तारा का निर्माण होता कैसे है ना। तो तारा जो होता है ना, तारा बनने से पहले
गैसों का बहुत बड़ा बादल होता है। गैसों का बहुत बड़ा क्या होता है? बादल। इस तरह से आप लोग समझिएगा ध्यान से। यह है गैसों का, यहाँ पर बना देते हैं इस तरह से। गैसों का बहुत बड़ा क्या है? बादल है। गैसों का बादल, यहाँ लिख लीजिएगा अपना, गैसों का बादल है। तो बहुत बड़ा बादल होता है जिसको हम लोग निहारिका कहते हैं। क्या कहेंगे? तारा बनने से पहले गैसों का बहुत बड़ा बादल होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? निहारिका। इसका नाम याद रखना है सबको, निहारिका। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम लोग निहारिका। तो पूछेगा तारा बनने से पहले क्या होता है? तो ये निहारिका होता है। निहारिका कहते हैं किसको है? तो गैसों का बहुत बड़ा बादल होता है, इसको हम लोग निहारिका कहते हैं। ठीक है, चलिए अब देखेंगे इसमें होता क्या है कि गैस में गैस ही गुरुत्वाकर्षण होने लगता है। क्या होने लगता है? गुरुत्वाकर्षण। तो गुरुत्वाकर्षण जब होगा, गुरुत्वाकर्षण समझते हैं, साइंस का है। गुरुत्वाकर्षण का मतलब है एक दूसरे को अपनी ओर खींचना। एक कण दूसरे कण को क्या करता है? अपनी ओर खींचता है। तो ये गुरुत्वाकर्षण के कारण इसमें नाभिकीय संलयन की क्रिया हो जाता है। कौन सा क्रिया हो जाता है? नाभिकीय संलयन। ये भी याद रखना है कि नाभिकीय संलयन दो तरह के होते हैं। एक होता है नाभिकीय विखंडन, एक होता है नाभिकीय संलयन। यहाँ कौन सा क्रिया होता है? नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन के कारण इसमें आग पकड़ लेता है और ये प्लाज्मा अवस्था में बदल जाता है। ये कौन सी अवस्था में बदल जाता है? तो प्लाज्मा अवस्था में। अब ये कौन अवस्था बन जाएगा? प्लाज्मा। आपको पिछला वीडियो में हम प्लाज्मा अवस्था के बारे में पढ़ाई को दिए थे। अगर नहीं देखे हैं तो जाकर के वीडियो वहां से देख लीजिएगा कि पदार्थ के हम 5 अवस्था को पढ़ा दिए थे। ठीक है, तो प्लाज्मा अवस्था में बदल जाता है, तो इसे हम लोग कहते हैं तारा। ठीक है, तो तारा बनने से पहले कौन सा अवस्था में होता है? तो निहारिका में होता है। निहारिका के पास क्या अपना उष्मा और प्रकाश होगा? तो ये तो खाली गैस था, तो इसके पास अपना उष्मा और प्रकाश नहीं होगा। लेकिन तारा में क्या होता है? अपना उष्मा और प्रकाश होता है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। तो तारा बनने के लिए पहले आप कुछ इनके बारे में जानकारी लीजिए। सबसे पहले होता क्या है यहाँ? तो नाभिकीय संलयन होता है। नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन की क्रिया होता है कहाँ? जब तारा बनता है तब। तो कैसे बनता है? तो ये निहारिका में नाभिकीय संलयन क्रिया के कारण क्या बन जाता है? तारा बन जाता है। इसमें होता कौन सा गैस है? हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन होता है। कौन सा गैस होता है? और इसका नाभिकीय संलयन किसमें होता है? हीलियम में होता है। संलयन हीलियम में। याद रखेंगे, हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन के कारण तारा का निर्माण होता है। तो तारा का पूछेगा निर्माण कैसे होता है? हाइड्रोजन का संलयन कौन सी में हो जाता है? हीलियम में हो जाता है। ठीक, उसके बाद याद रखेंगे इसके पास अपना उष्मा प्रकाश होगा। हाँ होगा, उष्मा भी होगा और प्रकाश भी होगा। तो अपना उष्मा और प्रकाश होता है, इसी को हम लोग तारा कहते हैं। इसका तापमान कितना होगा? तो लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस से अधिक ही होगा। 6000 डिग्री सेल्सियस। याद रखेंगे, प्लाज्मा बनने का सबसे न्यूनतम ताप कितना पूछेगा? तो 6000 बोलेंगे। यानी प्लाज्मा अवस्था में ले जाना है किसी वस्तु को, तो कम से कम उसको कितना पर टेम्परेचर पहुंचाना होगा? तो 6000 डिग्री सेल्सियस। इसका अब हम लोग देखेंगे कि इसका अवस्था कैसा होता है। तो ये प्लाज्मा होता है। ठीक है, प्लाज्मा, इसका अवस्था प्लाज्मा अवस्था में ये होते हैं। ठीक है, अब ये जो बन गया तारा, क्या बन गया? तारा। तो तारा पहले फिर से समझ लेते हैं इसको। क्या कहेंगे कि तारा बनने से पहले ये गैसों का बहुत बड़ा बादल होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? निहारिका कहते हैं। इसमें गुरुत्वाकर्षण के कारण नाभिकीय संलयन होता है। हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन हो जाता है, जिस कारण से क्या बन जाता है? तारा। तारा जो बनता है ये हाइड्रोजन से कौन चीज में संलयन होता है? हीलियम में। इसमें अपना उष्मा और प्रकाश आ जाता है और इसका टेम्परेचर हो जाता है 6000 डिग्री सेल्सियस। अब बताइए, टेम्परेचर बढ़ेगा तो एनर्जी भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो एनर्जी बहुत ज्यादा होता है और इसका अवस्था कैसा हो जाता है? प्लाज्मा। ठीक है, तो ये 5 बातें। अब इसका रंग हम लोग समझेंगे, रंग क्या होता है। जैसे देखेंगे तारा का भी अलग अलग रंग होता है। ठीक है, तो अब रंग देखेंगे कि अगर 6000 डिग्री, इसका रंग दिखा देते हैं। तारा का रंग जो होता है ना, ये पृष्ठ ताप समझते हैं ना, बाहर के तापमान पर निर्भर करता है। ठीक है, तो रंग जो निर्भर करता है किस पर करता है? पृष्ठ ताप पर। ठीक है, जब 6000 डिग्री सेल्सियस रहेगा तो ये लाल होगा। कैसा होगा? लाल। ठीक है, 6000 डिग्री सेल्सियस होगा तो कैसा रंग होगा तारा का? तो लाल रंग का तारा होगा। ठीक है, 6000 से अधिक हो जाए, 6000 से अधिक होगा तब ये सफेद होगा। कैसा होगा? सफेद। ठीक है, और 6000 से बहुत बहुत अधिक हो, यानी लाखों में हो, सीधा याद रख लीजिए, लाखों डिग्री में हो, बहुत ज्यादा अधिक हो जाए, लाखों डिग्री सेल्सियस में हो, तब इसका रंग जो होता है नीला हो जाता है। कैसा हो जाता है? नीला। ठीक है, ऐसे याद रखना है
कि 6000 डिग्री सेल्सियस पर प्लाज्मा बनता है या 6000 7000 पर हो ना, ये कैसा दिखेगा, लाल तारा होगा। कैसा तारा होगा, लाल तारा। उसके बाद 6000 से जब ये पार करेगा, जैसे 10,000 15,000 20,000, तो ये होगा सफेद। देखेंगे लाखों पार कर जाए, कई गुना हो जाए, तब ये नीला दिखने लगता है। कैसा दिखने लगता है, नीला। तो ये होता है तारा का रंग। तारा का रंग किस पर निर्भर करता है, तो पृष्ठ ताप पर। पृष्ठ ताप पर, जब पृष्ठ ताप 6000 डिग्री हो या प्लाज्मा अवस्था में हो, सिर्फ प्लाज्मा में, तब हम कहेंगे कि वो लाल तारा होगा। उससे अधिक होगा सफेद होगा, बहुत बहुत अधिक होगा तो नीला होगा। ठीक है, ये हो गया हमारे तारा का रंग। अभी तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखेंगे हम लोग कौन चीज, अब आगे बढ़ाते हैं। जब तारा में ईंधन होता है, ईंधन तो होता है, कोई भी चीज को जलाएंगे तो जलाने के लिए तो ईंधन चाहिए। जो चीज जल, ईंधन कहते हैं किसको, कोई भी चीज जो जल करके उष्मा और प्रकाश उत्पन्न करे उसी को तो ईंधन कहते हैं। तो इसमें ईंधन के रूप में क्या है, हाइड्रोजन है। कौन चीज है, हाइड्रोजन। यही ईंधन क्या होता है, संलयन होकर के हीलियम बनता है। तो ईंधन जब खत्म होगा, ईंधन क्या होगा, खत्म होगा, तो वो पहले अंदर से खत्म होता है। कहाँ से खत्म होता है, अंदर से। तो ये जो अंदर से ईंधन खत्म होगा तो इसका आकार बढ़ने लगता है। क्या होगा, तारा का आकार बढ़ने, मतलब कि तारा का अगर आकार बढ़ रहा है, इसका मतलब उसमें ईंधन क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। ये समझना है ना, कि अगर तारा का आकार बढ़ रहा है मतलब ईंधन खत्म हो रहा है। ईंधन क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। तो तारा का आकार क्या होगा, बढ़ेगा। लीजिए बड़ा साइज बड़ा हो गया, यही तारा है, इसका आकार क्या हो गया, बढ़ गया है। ठीक है, तो ये बड़ा तारा बना लीजिए, ये बड़ा तारा। तो ये कब होगा, जब इसका ईंधन खत्म होने लगेगा, तब इसको हम लोग कहते हैं लाल दानव। क्या कहेंगे, लाल दानव कहते हैं। इसको ध्यान रखना है ध्यान से। क्या होगा, जब तारा के अंदर ईंधन खत्म होने लगे या कम होने लगता है, तो इसका आकार बढ़ने लगता है, तो इसे लाल दानव कहते हैं। क्या कहते हैं, लाल दानव। इसमें कोई बात, कोई दिक्कत नहीं। अब देखेंगे जब ये क्या हो जाए, लाल दानव। अब लाल दानव दो तरह के होंगे। कितने तरह के, एक छोटा होगा एक बड़ा होगा। ठीक है, एक छोटा होगा एक बड़ा होगा। जो छोटा होगा, जो क्या होगा, छोटा मतलब छोटका छोटका तारा है, वो जब टूटेगा इस तरह से, छोटा से बड़ा होगा, तो ये बनेगा काला, काला दानव। कैसा दानव, काला दानव। जो छोटा होगा वो क्या बनेगा, काला दानव। ठीक है, और जो बड़ा होगा, आगे बढ़ेंगे हम लोग, अभी के लिए इतना ही। तो इसको कहीं जा, ये गड़बड़ आ गया, इसको श्वेत दानव कहेंगे। क्या कहेंगे, श्वेत दानव। जो छोटा वाला होगा वो क्या होगा, श्वेत दानव होगा। ठीक है, और जब वो श्वेत दानव, अब ईंधन खत्म हो रहा है, खत्म हो रहा है तो बड़ा हुआ, बड़ा से क्या बनेगा, छोटा छोटा होगा, तो वह श्वेत दानव बनेगा। और श्वेत दानव अगर बुझ गया पूरी तरह से, अगर उसका खत्म हो गया ईंधन, तो बुझ जाएगा, तो चमकना क्या हो जाएगा, बंद। ये क्या होगा, चमकना कम कर देगा। चमकना कम करेगा तो श्वेत दानव। अगर चमकना बंद कर दिया तब ये बन जाएगा काला दानव। कैसा दानव, काला दानव। इसी को हम लोग कहेंगे काला दानव। ठीक है, काला दानव। तो ये समझ में आया। पहले देखिए यहाँ से, निहारिका था, संलयन के बाद तारा बना, तारा में ईंधन खत्म होने लगेगा तो ये क्या बनेगा, लाल दानव, बड़ा हो जाएगा। अगर बड़ा है तो ये आगे चल के क्या बनेगा, ये चमकना कम कर देगा। चमकना क्या कर देगा, कम। इसको कहेंगे श्वेत दानव। और चमकना साफ बंद कर देगा। यहाँ याद रखिएगा, इसे लिख देते हैं, चमकना कम कर दे तो ये श्वेत दानव, और सीधा सीधा बंदे कर दे तब ये काला दानव बन जाएगा। ये कौन करता है, इसके लिए याद रखें, ये जो छोटा तारा होगा वही करेगा। छोटा तारा कितना छोटा होगा, तो सूर्य के 1.5 गुना से छोटा होना चाहिए। जैसे सूर्य के द्रव्यमान से 1.5 गुना से छोटा होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हम अपना 1.5 गुना करते हैं। अगर मान लीजिए हम 60 किलो है तो 1.5 गुना करेंगे 90 किलो। तो 90 किलो से हम छोटा होंगे कि बड़ा होंगे, तो छोटा ही होंगे हमेशा। तो सूर्य के, जैसे सूर्य है उसके द्रव्यमान से 1.5 गुना से यदि छोटा है तो उसे छोटा तारा कहेंगे। अगर 1.5 गुना से बड़ा है तो उसे बड़ा तारा कहेंगे। तो समझ गए। तो सूर्य के द्रव्यमान, यानी कि यहाँ हम लिख देते हैं सन के द्रव्यमान गुने 1.44 होता है, यानी लगभग 1.5 गुना। ठीक है, इससे अगर बड़ा हो, इससे क्या हो, बड़ा, तो उसे बड़ा तारा कहते हैं। ठीक है, अगर छोटा होगा छोटा, तो ये छोटा है,
तो छोटा तारा को क्या होगा, आगे चल करके चमकना कम कर देगा तो श्वेत दानव, चमकना साफ बंद कर देगा तो काला दानव। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, नहीं ना कोई दिक्कत। तो कहता है गीत उत में तारों ने चमकना छोड़ दिया, तो कौन सा बुरी बात है, तारों ने अगर चमकना छोड़ दिया तो काला दानव है और कुछ नहीं है, तो उसमें लोग सीरियस ले लेते हैं। चलिए अगला देखेंगे तो लाल दानव। ये बड़ा तारा क्या होगा, बड़ा तारा कितना होगा, तो सन के यानी सूरज के द्रव्यमान से 1.4 से 4 से क्या होगा, ज्यादा होगा, तो इसको हम लोग कहेंगे बड़ा। क्या कहेंगे, बड़ा तारा। कौन सा तारा कहेंगे, बड़ा तारा। और बड़ा तारा जब होगा ना तब क्या होगा, तब इसको ये विस्फोट करेगा। क्या करेगा, विस्फोट। यानी ये जो है पहले से लाल दानव अगर बड़ा तारा है तो विस्फोट कर जाएगा, और विस्फोट करेगा तो इसको विस्फोट तारा कहते हैं। और इसी का एक और नाम है जिसको अभिनव तारा कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिनव तारा। बड़ा है, ठीक है, इसको कहते हैं अभिनव तारा या विस्फोट तारा भी कहते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, विस्फोट तारा, अभिनव तारा या विस्फोट तारा। ठीक है, तो मतलब सूर्य के द्रव्यमान से 1.5 गुना से अगर बड़ा है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, अभिनव तारा। क्या कहते हैं, अभिनव तारा। और अभिनव तारा से ना फिर से ब्लास्ट होता है यानी विस्फोट होता है, तो ये तीन को बहुत सारे टुकड़ा में बदल जाता है। 3 को मेन को याद रखेंगे। जो इससे सबसे बड़ा टुकड़ा होगा ना, ये लीजिए, इसका 3 टुकड़ा बनता है। ठीक है, इस तरह से बना देते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा वाला जो होगा, सबसे बड़ा तारा, इसको हम लोग कहते हैं कौन चीज, तो इसको कहते हैं न्यूट्रॉन। ठीक है, सबसे बड़ा को क्या कहते हैं, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन, ठीक है, सबसे बड़ा तारा न्यूट्रॉन। उसके बाद सबसे जो ज्यादा चमकने वाला तारा होगा, सबसे ज्यादा चमकने वाला तारा, इसको हम लोग कहते हैं पल्सर। गाड़ी जो होता है ना पल्सर, वही पल्सर। पल्सर सबसे ज्यादा चमकीला होगा। ठीक है, और उसके बाद जिसमें सबसे ज्यादा चुंबकीय क्षमता होगा उसको कहते हैं क्वेसर। लीजिए, इसमें क्या होगा, चुंबकीय क्षमता ज्यादा होगा, इसको क्या कहेंगे, क्वेसर। ऐसे नाम हम बोलते हैं, उससे लिख लिया कीजिए, लेकिन अब थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, कहीं अटने में यहाँ दिक्कत कर रही है। ठीक है, तो क्या होगा, तो देखिए ध्यान से, लाल दानव छोटा तारा होगा तो चमकना कम कर देगा। चमकना यदि कम किया तो उसको कहते हैं श्वेत दानव। श्वेत दानव पूरी तरह से बुझ जाएगा यानी बंद हो जाएगा चमकना, तो उसे हम लोग कहते हैं काला दानव। ठीक है, अब ये नहीं आते हैं कि फिर से लाल दानव यदि बड़ा आकार में है तो उसका विस्फोट होगा, और विस्फोट होगा तो वो बनेगा कौन चीज, अभिनव तारा। अभिनव तारा में फिर से विस्फोट होगा, तो ये 3 तरह के तारा उत्पन्न करेगा। जो सबसे बड़का तारा होगा उसको हम लोग कहेंगे न्यूट्रॉन। क्या कहेंगे, न्यूट्रॉन। जो सबसे ज्यादा चमकीला होगा उसको कहेंगे पल्सर, और जो सबसे ज्यादा चुंबकीय क्षमता वाला होगा उसको हम लोग क्वेसर कहते थे। ये 3 तरह के तारा का निर्माण कर दिया ना। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर और सीखना है कि आगे चल के और काम करेगा। अब आगे चल के क्या काम करेगा, तो ये ब्लैक होल बनाता है। अब ये जो होता है ना न्यूट्रॉन बड़ा तारा, ये तो विस्फोट वाला है, पूरा ईंधन खत्म हो रहा है। ये धीरे धीरे करके इसका घनत्व अब छोटा होने लगता है, घनत्व बढ़ने लगता है। जब छोटा घनत्व बढ़ने का मतलब कौन चीज, कम जगह में ज्यादा छिकना, कम जगह में ज्यादा छिकना, तो इसको हम लोग कहते हैं कौन चीज, घनत्व का बढ़ना। ये घनत्व को अपने आप को बढ़ाने लगता है और बहुत मजबूती रूप से बढ़ाता है, और पूरे दुनिया में सबसे अधिक घनत्व वाला ये बना लेता है तारा, जिसको हम लोग कहते हैं ब्लैक होल। क्या कहते हैं, ये आगे चल के क्या बनाएगा, ब्लैक होल। ठीक है, कौन सी बनाएगा, ब्लैक होल। अब ये ब्लैक होल बहुत ही खतरनाक होते हैं। ठीक है, बहुत ही क्या होते हैं, खतरनाक। क्यों होता है, ये जो ब्लैक होल होता है ना, अब ये जो ब्लैक होल बना है इसका घनत्व इतना बढ़ जाता है कि इसका 1 चम्मच मिट्टी ले, कितना ले, 1 चम्मच मिट्टी 10 हाथी के वजन के बराबर होता है। समझिए ध्यान से, बहुत ज्यादा करके इम्पोर्टेंट है कि 1 चम्मच मिट्टी कहाँ का, ब्लैक होल। क्या कहते हैं, ब्लैक होल। ब्लैक होल का 1 चम्मच का मिट्टी 10 हाथी के वजन के बराबर होता है। इतना ज्यादा घनत्व इसका हो जाता है।
नहीं समझे। अब देखिए ना, जैसे मैं मान लेते हैं कि एक एक लड्डू ले लें, इसका लड्डू छोड़िए, चम्मच है, ठीक है, चम्मच ले लें, 10 हाथी को एक तरफ चढ़ा दिए, एक चम्मच इसका मिट्टी ले लेते हैं, एक तरफ चढ़ा देंगे, दोनों क्या हो जाएगा, बराबर, लगभग में ऐसा इसके बारे में जानकारी लिया गया, बहुत ज़्यादा घनत्व हो जाने के कारण, ठीक है। अब कभी न कभी दुनिया को जो खत्म करेगा यही ब्लैक होल आएगा, और ब्लैक होल क्या करेगा, पूरे ब्रह्मांड का अंत कर देगा, आज हो कल हो, कभी न कभी तो ये कर ही देगा। तो आप लोग समझो ब्लैक होल क्या होता है। तो ब्लैक होल जो होता है, ये न्यूट्रॉन धीरे धीरे सिकुड़ करके घनत्व बढ़ा लेता है, और यही बनता है ब्लैक होल। इसका घनत्व इतना बढ़ जाता है कि इसके एक चम्मच का जो भार है लगभग 10 हाथी के भार के बराबर होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, अभी आप ध्यान से अगर आप रखेंगे, अभी ध्यान से देखिए, फिर से एक बार देख लेते हैं। यहाँ निहारिका से क्या बन गया, तारा, तारा से लाल दानव, जब बढ़ेगा आकार ईंधन खत्म होगा तब ना, चमकना कम करेगा छोटा तारा तो क्या बनेगा, श्वेत, बंद हो जाएगा काला। इधर से देखेंगे तो बड़ा होगा तारा तो विस्फोट होगा, अभिनव तारा विस्फोट होगा, 3 तरह के, बड़ा होगा न्यूट्रॉन, और चमकीला होगा तो सबसे ज्यादा चमकीला होगा पल्सर कहलाएगा, सबसे ज्यादा चुंबकीय क्षमता होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, क्वेसर। आप लोग ने इसको हम हिंदी में जो जो बोलते रहते हैं, जैसे सबसे बड़ा वाला था आप लोग लिख लिए कीजिए कि बड़ा वाला होगा तब न्यूट्रॉन, चमकीला होगा तब पल्सर, और चुंबकीय क्षमता अधिक वाला होगा तो उसको क्वेसर कहते हैं, ठीक है। ये 3 चीज। अभी देखिए तो कभी कभी ना बहुत सारे गाने ऐसे बनते हैं जिसमें ना लड़की को ना साफे बेवकूफ बनाया जाता है। जैसे हम कहते हैं, चलो ले चले तुझे तारों के शहर में, इसमें तारा के शहर में ले जाएगा, इसमें लड़की देखो मन खुश हो जाता है, बकलोल है। तारों के शहर में, तारा तारा जो होता है उसको क्या, कौन सा अवस्था में होता है, प्लाज्मा अवस्था में होता है, 6000 डिग्री, जाओ ससुरा, जाते जाते उसके सामने पहुंचते पहुंचते जल के राख हो जाएगा, दूर में रहेगा तभी है, तारों के शहर में घूमते रह जाएगा, लड़की भी खुश हो जाता, तारों के शहर में ना। तो मतलब ये सब पर जाना नहीं है, कोई तारों के शहर में अपनों मरेगा साथ में तोरो लेके जाएगा, इससे अच्छा है कि तारों के शहर का सपना ही छोड़ दें। देखते हैं खुश करने के लिए, मेरे दिल ने धड़कना छोड़ दिया, पगला तब तू जिंदा कैसे है, जिंदा कैसे है, लड़की लोग लोल एकदम हो जाता है कि हमारा लिए धड़कना छोड़ दिया, चलो हम ही फंस जाते हैं, बकलोल है तू तब न। तो यहाँ से ध्यान से देखिए, अभी हम लोग ब्लैक होल को पहले समझ लेते हैं। ब्लैक होल बहुत ही खतरनाक चीज है ना। ब्लैक होल का घनत्व तो समझिए ना क्या होता है, बहुत अधिक हो जाता है इसके सिकुड़ने के कारण। इस ब्लैक होल का जो 1 चम्मच का मिट्टी होगा 10 हाथी के वजन के बराबर होगा। ये खोज किसने किया था, तो चंद्रशेखरन। कौन किया था, चंद्रशेखर। तो चंद्रशेखर जी ने किया था, इसलिए इसको कहते हैं चंद्रशेखरन सीमा। चंद्रशेखर सीमा का होता है सनलाइट यानी सूर्य का द्रव्यमान गुने 1.44, इसको कहते हैं चंद्रशेखर सीमा। चंद्रशेखर सीमा का मान है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यही ब्लैक होल को खोजा भी था। तो ब्लैक होल का खोज किसने किया था, तो चंद्रशेखरन ने किया था, ठीक है। तो ब्लैक होल का काम समझिए कि ब्लैक होल जैसे मान लेते हैं, एक आलू ले लीजिए इतना बड़ा, ठीक है, एगो फुचका ले लेते हैं, तो दोनों को टकरा दीजिए, क्या होगा, फुचका के पार कर देगा। समझ लीजिए सेम ऐसा ही होगा, कभी न कभी ये ब्लैक होल जो है पृथ्वी से टकराएगा, पृथ्वी से टकराएगा तो क्या होगा, पृथ्वी के पार निकल जाएगा, और पृथ्वी के अंदर मैग्मा भरा है। मैग्मा समझते हैं, ज्वालामुखी का जो लावा होता है, ये भरा हुआ है, एकदम गर्मी तापमान, सब आग एकदम ऊपर आ जाएगा, उड़ जाएगा, और गिरेगा तो एकदम हम लोगों के शरीर पर गिरेगा। शरीर पर गिरे ना, उधरे गिर जाए ना, इतना तापमान होता है प्लाज्मा अवस्था में, जला के भस्म कर देगा, और पृथ्वी का क्या कर देगा, अंत कर देगा। समझ रहे हैं। तो इस तरह से कभी ना कभी तो पृथ्वी का अंत ये ब्लैक होल करेगा। तो कभी कभी सुनते हैं कि कभी जैसे कोई धर्म कहता है कयामत आएगा, अपनों धर्म में कहता है कल की अवतार होगा। हमारा लगता है इस सब छोड़ छाड़ के ना होगा क्या, ब्लैक होल आएगा। कौन आएगा, यही ब्लैक होल। और ब्लैक होल देखिए कल की अवतार में भी कहा गया है आगों की वर्षा होगा। आग की वर्षा कैसे होगा, यही ब्लैक होल जाकर के पृथ्वी से टकरा जाएगा, पृथ्वी का मैग्मा ऊपर उड़ जाएगा चारों दिशाओं में, जिधर से गिरेगा आग ही आग गिरेगा, पूरे पृथ्वी को जला देगा। तो एक एक जीव जंतु सब खत्म हो जाएगा। तो इसी को कहेगा कल की का अवतार हुआ।
कल्कि का अवतार में ब्लैक होल का अवतार हुआ ना, और ब्लैक होल बहुत ही खतरनाक हो जाता है। तो ये से आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आज एस्ट्रोनॉमी खत्म, अब आगे चल के हम लोग और तारा के बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोग बढ़िया से एकदम याद कर लीजिए, जो भी चीज़ बोला जाता है ना उसको लिखते भी चलिए, ताकि आपको ध्यान में रहे कि क्या हुआ था। नहीं तो ऐसे सोचिएगा खाली चित्र से हो जाए तो नहीं होने वाला है। अभी ये पूछ देंगे क्या होता है अंतरिक्ष, फिर से सोचने लगे अंतरिक्ष तो बताए थे ऊपर गए ना करके दाखते हैं, सबके सब दिखता है जितना भी चीज़ सब क्या होता है अंतरिक्ष होता है। क्या यही होगा? ध्यान में रखेंगे तो यही है अंतरिक्ष ना। ये समझने के लिए सबसे बेस्ट उपाय है। लेकिन ब्रह्मांड में दिखने वाला समस्त आकाशीय पिंड क्या कहलाता है? अंतरिक्ष कहलाता है। तो इस तरह से जो बोलते हैं ना, तो इस बात को आप लिखने की भी कोशिश कीजिए, साथ में याद भी कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे पूछेंगे क्या है न्यारिका, तो गैसों का बादल था। तो एक बार हम रिवाइज करते हैं, आप लोग ध्यान से बताइएगा, एकदम ध्यान से, ठीक है। यहाँ देखिए, सबसे पहले तारा जो होता है उससे पहले क्या होता है? गैसों का बहुत बड़ा बादल होता है जिसे हम लोग न्यारिका कहते हैं। इसमें गुरुत्वाकर्षण के कारण नाभिकीय संलयन की क्रिया होता है, तो ये तारा बन जाता है। और तारा बनता है तो नाभिकीय संलयन के कारण कौन चीज का संलयन होता है? तो हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होता है। ध्यान में रखेंगे, ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन के रहेगा। उष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है, उष्मा और प्रकाश। इसका तापमान कम से कम कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस प्लस ये होता है, ज्यादा जितना हो जाए। और ये कौन सी अवस्था में चला जाता है? प्लाज्मा अवस्था में, ठीक है। तो अब पूछेगा कि निहारिका में अपना प्रकाश और ऊष्मा होता है? तो नहीं होता है, यहाँ कोई प्रकाश और उर्काश नहीं था, ठीक है। तो प्रकाश और ऊष्मा तो क्या था? गैस था। कौन सा अवस्था में होता है निहारिका? गैस अवस्था में। पूछेगा तारा कौन अवस्था में होता है या सूर्य कौन सा अवस्था में? तो वहां ने कह दीजिएगा गैसेस तो बनल है ना, ये कौन सा अवस्था में है? प्लाज्मा अवस्था में है। तो ध्यान में रखेंगे, यहीं पर लोग गलती कर जाते हैं। पूछेगा तारा के बारे में, कहेगा गैसेस तो बना था, गैस से बनेगा तो गैस नहीं रहेगा ना, गैस ने प्लाज्मा अवस्था में आ गया था, ठीक है, इसका टेम्परेचर बढ़ने के कारण। अब देखेंगे यहाँ से तारा के अंदर जो हाइड्रोजन नामक ईंधन था, ये जब कम होने लगता है तो इसका आकार बढ़ने लगता है, ठीक है। आकार बढ़ेगा ना तो ये दो तरह की घटना होगा। अगर छोटा तारा होगा, छोटा में कितना छोटा? तो सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 यानी लगभग 1.5 कह दीजिए, 1.5 गुना से अगर छोटा होगा तो उसको छोटा तारा, ज्यादा होगा तो बड़ा तारा कहेंगे, ठीक है ना। ध्यान में रखेंगे, छोटा तारा हो तो ये चल करके आगे चल के क्या बनता है? ये चमकना कम कर देगा। अब क्या होगा? चमकना, अब ईंधन खत्म हो रहा है, कोई भी चीज को जलाइए खूब ज्यादा आग निकलेगा, जैसे जैसे खत्म होते जाएगा उसका आग धीरे धीरे ठंडा यानी चमकना कम होते जाएगा। तो ये चमकना कम कर देता है, तो उसको कहते हैं श्वेत दानव, ठीक है, श्वेत दानव। अब देखिए श्वेत दानव को एक चीज और कहते हैं, जीवाश्म तारा भी कहते हैं, जीवाश्म तारा। तो इसका एक और नाम याद रखेंगे, जीवाश्म तारा। कौन सा तारा कहेंगे? जीवाश्म तारा। पूछेगा जीवाश्म तारा किसको कहते हैं? श्वेत दानव को कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब धीरे धीरे करके ये चमकना बंद हो गया, और कुछ देर तक, कुछ दिन बाद ये और धीरे 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 इसका क्या होता है? ईंधन खत्म हो जाता है। तो खत्म ही हो जाएगा पूरी तरह से, तो चमकना बंद कर देगा। चमकना जब बंद कर देता है उसको काला काला दानव कहते हैं, ठीक है। और इस तरह से ये इधर का काम खत्म। अब चलते हैं इधर का काम। अब क्या कहेंगे? लाल दानव में जो बड़ा तारा होता है उसमें विस्फोट होता है, और विस्फोट के फलस्वरूप क्या बनता है? अभिनव तारा या विस्फोट तारा भी इसको कहते हैं, ठीक है। तो अभिनव तारा, अभिनव तारा में जब विस्फोट होता है, ये 3 तरह के तारा बनते हैं। कितने तरह के? 3 तरह के। पहला तारा क्या था? तो जो सबसे बड़ा होगा, सबसे बड़ा, उसको हम लोग कहते हैं न्यूट्रॉन। और जो सबसे ज्यादा चमकीला होगा उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे पल्सर। जिसमें चुंबकीय क्षमता बहुत मजबूत से होगा, अधिक होगा, उसको कहेंगे क्वेसर, ठीक है, क्वेसर कहेंगे। इस तरह से तीनों को याद रखना है। अब देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ से कि न्यूट्रॉन जो है ना आगे चल करके बुझ जाता है, यानी जैसे उसका चमकना बंद हो रहा था ये भी बुझता है, तो बुझेगा तो ये कहलाएगा ब्लैक होल। कौन सी कहलाएगा? ब्लैक होल। और ब्लैक होल जो बन जाता है ना, तो इसके लिए आपको ध्यान रखना होगा इसका भार के बारे में, ठीक है, कि ब्लैक होल, इस ब्लैक होल का खोज किसने किया था? चंद्रशेखरन ने किया था, ठीक है। चंद्रशेखर नाथ भी कहते हैं इसको, तो चंद्रशेखर नाथ जी ने किया था, ठीक। तो ये ब्लैक होल के बारे में क्या याद रखना है कि इसका घना, ये सिकुड़ने लगता है। ये क्या होता है? न्यूट्रॉन सिकुड़ने लगता है, और सिकुड़ करके ब्लैक होल जो बनाता है तो इसका घनत्व तो बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है कि एक यहाँ के यानी कि ब्लैक होल के 1 चम्मच मिट्टी का भार लगभग 10 हाथी के भार के बराबर हो जाता है, इतना होता है ना। समझ गए यहाँ तक? तो यहाँ तक खत्म। अब हो गया, हम अगला क्लास में मिलते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब ज्योग्राफी का दूसरा हम लेके पार्ट आएंगे। अब धीरे धीरे करके आप लोगों को, अब ज्योग्राफी में सबसे मेन चीज़ क्या होता है कि मैप को समझना चाहिए। मैप के लिए तभी कुछ है ही नहीं,
मैप के लिए देखिए हम लोग चलेंगे कहाँ, तो हम लोग चलेंगे अभी पूरा एस्ट्रोनॉमी खत्म करते हैं, जब हम लोग वर्ल्ड पढ़ाने लगेंगे तब हम मैप लेके आएंगे और मैप से आपको समझाएंगे। तो कोई बात नहीं, आज के लिए इतना ही काफी है। जय हिंद।